मैं कैलाश मंडलेकर अपनी एक व्यंग रचना पढ़ रहा हूँ। व्यंग रचना से पहले मैं सदीनामा के आयोजक श्री जितेंद्र जी और इसकी संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटीक का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। उनका बहुत बहुत आभार। और अब मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मोरों के ब्रह्मचर्य के बहाने। तो सुनिए। पिछले दिनों राजस्थान के एक न्यायमूर्ति ने मोरों के ब्रह्मचर्य पर अपने विचार व्यक्त किए तो मन श्रद्धा से भर उठा। मोरों के प्रति मैं बचपन से ही श्रद्धा रखते आया हूँ और जहाँ तक न्यायमूर्ति का सवाल है तो उनके प्रति श्रद्धा रखना हर इंसान की मजबूरी है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कचहरियों के चक्कर लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालयों के प्रति श्रद्धा रखने में ही भलाई है। बहरहाल मोरों के बारे में मेरी कुल जानकारी इतनी है कि वे जंगल में रहते हैं और यदा कदा जब उनके मन में आता है तब नाचते भी हैं। चूंकि इस काम को वे घने जंगलों में करते हैं इसलिए उन्हें कोई देख नहीं पाता। यह बात एक फिल्मी गाने में भी कही गई है कि जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। गीतकार ने इस सवाल को इतने डांटकर थानेदाराना रोबदाब से पूछा है कि जिसने देखा हो वह भी यही कहेगा कि हमने तो नहीं देखा। जैसे मोर के नाच के बदले किसी का मर्डर करते हुए देख लिया हो और सामने पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा हो। ऐसी स्थिति में उसे बताकर कौन हलाकान होता फिरे। इन दिनों चूंकि जंगल माफिया सारे देश में जंगल काटने के पुण्य कार्य में लगा हुआ है, इसलिए अब जंगल कम ही बचे हैं, लिहाजा मोर भी दिखाई नहीं देते। इधर सरकार ने बहुत सारे मोरों को पकड़कर शहर के चिड़ियाघरों में कोंड दिया है। यहाँ के मोर सिर्फ सुपरवाइजरों के कहने पर नाचते हैं, क्योंकि उनके दाना पानी का इंतजाम भी तो वही करते हैं। आजकल आदमी हो या मोर बिना स्वार्थ के नहीं नाचते। सारी ललित कलाएं दाना पानी पर निर्भर होती जा रही हैं। हालांकि मोर का नृत्य काफ़ी सुहावना होता है और मन को आकर्षित करता है। परवीन शाकिर ने एक जगह कहा है कि तेरी चाहत के भीगे जंगलों में मेरा तन मोर बनकर नाचता है। ये काफ़ी ऊंची बात है और जीएसटी की तरह एकदम से समझ में नहीं आती, लेकिन परवीन शाकिर ने कही है सो उल्लेख करना जरूरी है। मैंने बहुत पहले किसी फिल्म में मोर को नाचते हुए देखा था। मोर के नाच में सारा कमाल उसके पंखों का होता है। मोर पंखिया शाम नामक एक कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जिसमें शाम होते ही कहानी का नायक एक ऐसी लड़की के इंतज़ार में लगा रहता है जो दिखने में मोरनी जैसी दिखती थी और उसकी चाल भी मोरनी की तरह ही थी, पर हकीकत में वह नजूल विभाग की टाइपिस्ट थी। लेकिन किस्मत देखिए कि वह हिंदी कहानी की नायिका बन गई। लोकमानस में मोर के पंखों की तरह सुरखाब के परों की भी बहुत चर्चा की जाती है, जबकि सुरखाब को मैंने उतनी बारीकी से कभी नहीं देखा। सुरखाब नाचते भी हैं या नहीं इस बारे में भी मेरी मालूमात पुख्ता नहीं है, जबकि उनके ब्रह्मचर्य के बारे में तो आज तक किसी न्यायमूर्ति ने कुछ नहीं कहा। पक्षी विशेषज्ञों का दावा है कि सुरखाब अपने जीवन काल में ही एक ही बार जोड़ा बनाते हैं और इस अल्पावधि में भी यदि वे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो वह उनके दाम्पत्य की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। यह बात अलबत्ता
दावे से नहीं कही जा सकती कि सुरखाब मूलतः प्रवासी पक्षी होते हैं जो कि तिब्बत और लद्दाख की तरफ से हमारे अंचल में आते हैं। इजलास अथवा कचहरियों के संदर्भ में सबसे काम का पक्षी हंस होता है, जिसकी न्यायप्रियता के बारे में कहा जाता है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। भारतीय संस्कृति में हंस के इस नीरछीर विवेक का बहुत महत्व है, लेकिन इससे यह भी प्रमाणित होता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही दूध में पानी मिलाने की परंपरा चली आ रही है। कोर्ट परिसर में दूध देने वाले एक आदमी ने मुझे बताया कि वह इस इलाके में भी दूध में पानी मिलाता है और आज तक कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण ने मोर के पंखों को अपने मुकुट पर धारण किया था। वे राजपुरुष थे। राजे महाराजे जिस चीज को सिरोधार्य कर लेते हैं उसका महत्व बढ़ जाता है। बचपन में हम किताबों में मोर के पंख रखकर फर्स्ट डिवीजन लाने के चक्कर में रहते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री आती थी। मैं गणित में काफ़ी कमज़ोर था और मोर का पंख रखने के बाद भी मुझे गणित नहीं आते थे। हमारे मास्टर